आपके पास एक ये क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, बी इक्वल्स टू मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू 4i प्लस 3j प्लस 4k कैप एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस में अल्फा टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस बीटा टाइम्स ऑफ के कैप आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स उसकी बात करेंगे। एंड सी कैप का जो मतलब सी वेक्टर का जो मॉडुलस है दिस विल बी इक्वल टू √3। देन मतलब देन का मतलब क्या हुआ, तब बताइए कि अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी या फिर ये रहेगी। देखिए सबसे पहले आप लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स रियल में दो चीज होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आप लोग इस चीज को समझिएगा। देखिए यदि मैं कोई भी एक वेक्टर लिखता हूं, मान लेता हूं मैं कि एक वेक्टर लिख रहा हूं a1 मान लो, ठीक है, चलो यहां पे x मान लेते हैं, ठीक है, x वेक्टर प्लस में a2 x1 मान लो, इसको x2 मान लो या फिर इसको चाहो तो y1 भी मान सकते हो, y वेक्टर x मान लो, इसको y मान लो, ठीक, इसको a3 z मान लो प्लस एज सो ऑन, कुछ भी मान सकते हो। ठीक, तो यहां पर आपके पास यदि इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वैल्यू जीरो वेक्टर के बराबर आती है, जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो पूरा जो कांस्टेंट टर्म है वो एक तरीके से आपके पास जीरो ही बने, जीरो से मल्टीप्लाई करो तो पूरा जीरो फैक्टर बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास कांस्टेंट जो आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट्स हैं ए एन तक, यहां पर मैं डाल देता हूं ए एन तक, तो यदि इनमें से एक भी टर्म यदि आपके पास जीरो हो गई, मतलब एक भी टर्म छोड़कर, मतलब कहने का मतलब सारी की सारी टर्म आपके पास जीरो हो गई, मेरी बात को समझ के चलना। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि सारी के सारे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सब के सब इक्वल्स टू क्या हो गए, जीरो के बराबर आ गए, तो समझना कि दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज नॉन एज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। बस ये समझ लो, ठीक। और यदि इसके अंदर आपके पास a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 ये सारे के सारे जीरो है और इनमें से मान लो कि कोई भी एक अगला अगला जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो a4 है और इसकी वैल्यू जो है a4 की वो जीरो के बराबर नहीं है, तो मतलब इस टाइप के हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ नोन एज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ये बात याद रखिएगा। और जब भी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होता है रियल में एक थ्योरम होती है और थ्योरम के थ्रू हम लोग प्रूफ भी करके ये चीजें देखते हैं। यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ऑप्शंस के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ गई। चलो अब देखो बच्चों, यहां पर जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो क्या बात कर रहा हूं कि यदि आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यदि आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो याद रखिएगा कि इन तीन वेक्टर का हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मतलब कि हम लोग इसको जो डिटरमिनेंट के तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर जो होगा वो जीरो के बराबर होता है, मतलब कि इसका जो डिटरमिनेंट आता है हम प्रूफ करके देखते हैं उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। एक बार देख लीजिएगा इस चीज को। तो यहां से देखिए जो ए वेक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 4i प्लस 3j प्लस 4k कैप एंड सी वेक्टर की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस बीटा टाइम्स ऑफ के कैप। ये तीन वेक्टर है, इनका मॉडुलस निकालिए कितना आएगा, 1 1 1। कहां से आया, इनके कोएफिशिएंट्स को देखा, इसका लिखिएगा तो 4 3 4 4 3 4 1 अल्फा बीटा। अब देखो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर लिखूंगा, जीरो के बराबर। क्यों लिखूंगा जीरो के बराबर, क्योंकि ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो यहां से देखिए इसकी जो टोटल वैल्यू जो बच्चों होगी इसका डिटरमिनेंट निकालोगे वो कितना आएगा, 1 इंटू में 3 बीटा माइनस में 4 अल्फा। बात समझ में आ गई, क्या बोला, 1 इंटू में 3 बीटा माइनस का 4 अल्फा। ये आ गया आपके पास माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहां से -1 इंटू में कितना हो गया बच्चों, 4 बीटा माइनस में 4। याद नहीं है तो 2 मिनट डिटरमिनेंट देखकर आ जाओ, कितना हुआ 4 बीटा माइनस का 4 प्लस में 1 इंटू में क्या हो गया 4 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो यहां से बच्चों देखिए कितना वैल्यू बचा आपके पास, 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए क्या वैल्यू बचती है, देखिए बीटा के कॉन्सेप्ट्स को देखिए, एक ये है एक ये है, तो यहां से क्या हुआ माइनस बीटा, यहां से देखिए 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो बीटा की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू +1, राइट हैंड साइड में जाएगा +1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ या -1 हो जाएगा तो माइनस से माइनस से कैंसिल, मतलब बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई। बात समझ में आ गई। अब अल्फा कहां से निकालोगे, अल्फा वेक्टर कहां से निकालोगे, देखो यहां पर आपको एक कंडीशन गिवन है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो √3 के बराबर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड √3 के बराबर है। तो मैं राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लेता हूं कि इसके कोएफिशिएंट, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट कितना 1 का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू √3। यही तो मतलब हुआ ना, ये आपको गिवन है, मतलब सी का मैग्नीट्यूड ही तो है ये, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास √3 के बराबर। तो यहां से रूट आपके पास कैंसिल, कितना बचेगा बच्चों, देखिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3। और आपको पता चल गया है कि बीटा की वैल्यू यहां से कितनी है 1, मतलब कितना हो गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हो गया √1, मतलब कितना हो गया +-1, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास +1 और बीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई 1। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए यहां से बच्चों ऑप्शन देखिए क्या है, अल्फा की वैल्यू 1 नहीं, बीटा की वैल्यू माइनस नहीं, ये भी नहीं है। देखो कई जगह प्लस भी हो सकता है कि आपको 1 दे दे, ठीक, -1 दे दे, तो आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर देखना होता है ऐसी कंडीशन में। तो देखिए यहां से देखिए अल्फा की वैल्यू ये हो गई, बीटा की वैल्यू नहीं है ये भी, क्योंकि बीटा की वैल्यू तो सीधे सीधे दिख रही है, केवल एक ही आएगी। अल्फा की वैल्यू -1, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। बीटा की वैल्यू कितनी +-1, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बीटा की वैल्यू एक ही पॉसिबल है। अल्फा की वैल्यू +-1, बीटा की वैल्यू 1, मतलब क्या हुआ हमारा जो डी आंसर है दिस योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। तो बच्चों यहाँ पर ओवरऑल पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था, एक कंडीशन समझनी थी कि लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, बस ये कंडीशन समझ लो और ये कंडीशन समझ लो तो एक चीज दिमाग में रख लेना कि तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दिस विल बी इक्वल टू 0। कीप इट इन माइंड कि याद रखना, बस बच्चों एक चीज रिक्वेस्ट है आपसे कि ये चीज बस दिमाग में रखना कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर के अंदर ये किसके बराबर होता है, इसका किसके बराबर होता है 0 के बराबर आता है। और ये आता कहां से है, ये भी हम लोग जो पढ़ते हैं वो कहां से पढ़ते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम लोग इसकी वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, मतलब चलो मैं बता भी देता हूं कैसे आता है ये। देखो रियल में हम लोग 3 वेक्टर होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ये मान लीजिए। तो मतलब क्या होगा कि इसका जो डायरेक्शन होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ये जो वेक्टर है ये इसके साथ क्या है, सी वेक्टर जो होगा वो इसी प्लेन में होगा, कहीं लीनियर डिपेंडेंट की बात करता है। तो जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर होने की वजह से इसके पूरा वैल्यू किसके बराबर आ जाता है 0 के बराबर। एक बार इसको देख लीजिएगा, रियल में बस इसको मैंने ओवरऑल थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है। बात समझ में आ गई। फिर भी कोई दिक्कत है तो बच्चों आप कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा।